गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो तुम लोग? एकदम बढ़िया। पढ़ाई चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है। बहुत बढ़िया भाई। तो इसी प्रिपरेशन के साथ आज का टॉपिक, आज का लेक्चर भी हम शुरू करते हैं। मैं तुम लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का ये लेक्चर फॉलो करने से पहले तुम लोग इसी चैप्टर का मेरा पहला लेक्चर फॉलो करना, तभी जाके तुम लोगों को आज का ये लेक्चर समझ में आएगा। तो चलो आज का ये लेक्चर, आज का ये टॉपिक हम शुरू करते हैं। हमने उस दिन लास्ट सिंपल पेंडुलम तक किया था, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन देखा था। आज हम उससे और फर्दर कंटिन्यू करेंगे। चलो शुरू करते हैं। हमने उस दिन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का एक्सप्रेशन देखा था। हम क्या जानते हैं? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू ट्वाइस पाई रूट ओवर एल बाई जी। ठीक है, तो देखो ट्वाइस पाई हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, ट्वाइस पाई हमारा कांस्टेंट है। तो आज का हम टॉपिक शुरू करेंगे लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये टॉपिक उतारो। लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अभी देखो t इज इक्वल्स टू ट्वाइस पाई रूट ओवर एल बाई जी। ठीक है, तो ट्वाइस पाई हमारा कांस्टेंट है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लिख सकते हैं t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, यानी अगर लेंथ बढ़ गया तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम में फर्स्ट लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ। ठीक है, तो लॉ ऑफ लेंथ क्या बोलता है? टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट एल, यानी इफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इफ नहीं, लेंथ ऑफ द पेंडुलम directly proportional to the time period, directly proportional to the time period। ठीक है, ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम। उतार लो। ठीक है, अभी देखो इसी इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस पाई तो हमारा कांस्टेंट है, t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ g। क्या है हमारा? g इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फ्री फॉल में काम आता है, जिसका वैल्यू है हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड लॉ अगर हम लिखे, नंबर 2 लॉ ऑफ
एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, यानी टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी। सो हम लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका वैल्यू कितना है हमारा, जी का वैल्यू कितना है हमारा, हम जानते हैं फ्री फॉल से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, उतार लो ये। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, लॉ नंबर 3, तीसरा लॉ हम क्या जानते हैं, नंबर 3, लॉ ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ मास। तो लॉ ऑफ मास हमको क्या बोलता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब, बॉब के जो मास होते हैं, ये जो हमारे सिंपल पेंडुलम है इसी को हम बोलते हैं बॉब। मैंने उस दिन बोला था, इसके जो मास है इस मास के ऊपर टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट रहेगा। बॉब तो हमारा मेटालिक बॉब है, कोई भी मेटल रह सकता है। बॉब तो हमारा मेटालिक बॉब है, कुछ भी मेटल का हमारा बॉब रह सकता है, लोहे का रह सकता है, पीतल का रह सकता है, तांबे का रह सकता है, स्टील का रह सकता है। ठीक है, तो ये जो बॉब का जो मास है उस मास के ऊपर इंडिपेंडेंट रहेगा हमारा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, लॉ नंबर 4, लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड। लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड ये क्या बोलता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is independent of amplitude provided is independent of amplitude
ठीक है। लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड हमको क्या बोलता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। अभी एम्पलीट्यूड क्या है, मैंने उस दिन बोला था, यही है हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, बाय इसको हम, इस एंगल को हम थीटा भी डिनोट, थीटा भी हमारा एम्पलीट्यूड ही है। ठीक है, तो प्रोवाइडेड क्या है, कंडीशन क्या था, मैंने उस दिन बोला था कि हम थ्योरी में भी किया था, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, हमने किया था ना, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, प्रोवाइडेड एक ही कंडीशन है, ये जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा हमेशा छोटा रहना चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड क्या बोलता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंडिपेंडेंट रहेगा किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर। कब, प्रोवाइडेड थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा जो है यानी एम्पलीट्यूड जो है वो हमारा एकदम छोटा रहना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 4 डिग्री। ठीक है, उतार लो ये। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम करेंगे फेज एंड फेज डिफरेंस। हमारे एप्लीकेशन सेकंड वन मासलेस लोडेड स्प्रिंग रह गया, ये हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे फेज एंड फेज डिफरेंस। ठीक है, अभी फेज क्या है, फेज इज नथिंग बट एंगल। ठीक है, फेज इज नथिंग बट एंगल एंड फेज डिफरेंस क्या होगा, एंड फेज डिफरेंस क्या होगा, एंगल डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, एंगल डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। ठीक है, फेज क्या है, फेज कुछ भी नहीं है, फेज हमारा सिर्फ एक एंगल है, कुछ भी एंगल 30 डिग्री 40 डिग्री 0 डिग्री 180 डिग्री जितने भी हमारे एंगल है ये एंगल है फेज। और फेज डिफरेंस क्या होगा, दो वेव के बीच में एंगल का डिफरेंस। ठीक है, यही है हमारा फेज डिफरेंस। फेज क्या है, हमारा एंगल है, और फेज डिफरेंस क्या है, दो वेव्स के बीच में कितना हमारा एंगल का डिफरेंस चल रहा है, कितना आगे चल रहा है, कितने डिग्री एंगल पे आगे चल रहा है, कितने डिग्री एंगल पे पीछे चल रहा है, ये हम देखेंगे अभी। फेज डिफरेंस इसी को हम बोलते हैं। अच्छा, अगर ये जो एंगल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। जिसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, यानी फेज को, वेव को एंगल के रूप में रिप्रेजेंट करने का जो डायग्राम है उसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, अब एंगल एक पार्टिकल तभी रिप्रेजेंट करेगा जब कोई पार्टिकल सर्कुलरली मूव करता है। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, तो ये हो गया एक्स डैश ओ एक्स, वाई ओ वाई डैश। ठीक है, तो सपोज ये हमारा एक वेव है। ठीक है, ये एंगल हमारा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। और सपोज
ये हमारा एक वेव है। तो इसको हम अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू, सपोज इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारा a है, सपोज इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारा a है, तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। अगर हम एक दूसरा वेव अगर सपोज हम इसको y1 दे दें, ठीक है, और सपोज हम एक दूसरा हम एक सपोज हम वेव ले ले, सपोज ऐसे दूसरा वेव ले लिया, सपोज इसका हमने y2 दे दिया, इसका हमने y2 दे दिया, ठीक है। अब इसका एंगल सपोज हम लिख दे सपोज फाई, ये बड़ा एंगल हमारा फाई। तो ये जो गैप है ना, ये जो गैप, इसी गैप को हम बोलते हैं फेज डिफरेंस डेल्टा फाई। ठीक है, तो y2 का हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, सपोज y2 का एम्पलीट्यूड है सपोज b, यहां तक y2 का एम्पलीट्यूड सपोज हमारा b, तो y2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं b साइन, ठीक है, b साइन। अभी देखो ये हमारा ओमेगा टी है, ये हमारा ओमेगा टी है, सॉरी ये हमारा ओमेगा टी है और ये हमारा फाई है, ठीक है। तो ये टोटल एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल कितना होगा, ये टोटल बड़ा एंगल कितना होगा, ओमेगा टी प्लस फाई। समझ में आया ना। हम देखो रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करें, मैं फिर से अच्छी तरह से दिखाता हूं। चलो तुम लोग काटना मत, मैं अच्छी तरह से दिखाता हूं। ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हो गया हमारा x एक्सिस, x डैश ओ x y ओ y डैश, ठीक है। तो एक वेव सपोज ऐसा है y1, इसका सपोज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a, ठीक है, एंगल हमारा सपोज ओमेगा, ठीक है, ये हमारा सपोज y है, y1 है, ठीक है। और एक दूसरा वेव है सपोज ऐसे, दूसरा वेव है सपोज ऐसे, ठीक है, y2, ये जो एंगल है ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल जो है ये फेज डिफरेंस है हमारा, ठीक है, यानी y1 और y2 के बीच में फेज डिफरेंस है हमारा फाई। तो ये टोटल बड़ा एंगल हमारा कितना हो गया, ये टोटल बड़ा एंगल हमारा कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस फाई। तो y2 इज इक्वल, सपोज y2 का हमारा एम्पलीट्यूड हमारा इतना, ठीक है, ये हो गया हमारा b। तो y2 इज इक्वल टू b साइन ओमेगा टी, और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना हमारा, समझ में आया ना। देखो y1 एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस के साथ देखो रोटेशन हमारा ऐसे हो रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो एंगल हमारा पॉजिटिव ही आएगा। हमेशा याद रखना, जब भी कोई एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो पॉजिटिव एंगल आता है, और अगर क्लॉकवाइज रोटेट करे तो नेगेटिव एंगल आता है। अभी देखो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, तो पहले वाला वही y1 इज इक्वल टू एंगल मेट किया ओमेगा टी, तो हमने लिख दिया y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अभी दूसरा एंगल y2, दूसरा एंगल y2 फिर से रोटेट कर रहा है, ठीक है, दूसरा एंगल y2 यानी y1 और y2 के बीच में एंगल मेट किया फाई, तो ये x एक्सिस के रेस्पेक्ट पे, इसी एक्सिस के रेस्पेक्ट पे बड़ा एंगल हो गया, बड़ा एंगल सबटेंड कर गया, तो बड़ा एंगल का वैल्यू कितना है, ओमेगा टी प्लस फाई। समझ में आया ना। अच्छा, तो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां पे देखो ओमेगा टी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस 0 लिख सकते हैं ना, ए साइन ओमेगा टी था तो इसको हम ऐसे मॉडिफाइड करके ओमेगा टी प्लस 0 भी लिख सकते हैं, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा टी। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई 2 माइनस, ठीक है। अब यहां पे देखो फाई 2 का वैल्यू कितना है फाई, और फाई 1 का इनिशियल वैल्यू कितना है 0, यानी फेज डिफरेंस हो गया हमारा प्लस फाई। समझ में आया ना।
देखो यहां पे देखो y2 में फेज डिफरेंस, y2 में फेज एंगल कितना हमारा फाई, y1 में फेज एंगल कितना हमारा 0। तो फेज डिफरेंस हो गया फाइनल फेज माइनस इनिशियल फेज, फाइनल फेज का वैल्यू फाई, इनिशियल फेज हमारा 0, तो डिफरेंस हो गया हमारा प्लस फाई। ठीक है, ये हो गया पहले वाले के लिए। अभी दूसरे वाले का अगर फेजर डायग्राम अगर हम बनाए, अगर दूसरा एक एनालिसिस से अगर हम फेजर डायग्राम बनाए, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ठीक है। अभी सपोज पहला वेव हमारा ऐसा है, सपोज y1, एम्पलीट्यूड हमारा इतना, सपोज a, ठीक है। एंगल मेड किया हमारा ओमेगा, ठीक है, समझ में आया। अभी दूसरा वेव सपोज हमारा ऐसा है, दूसरा वेव सपोज हमारा ऐसा है, तो ये y1 ये हमारा y2 है, ठीक है। इसका हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सपोज इतना, सपोज b ले लेते हैं, ठीक है। और y1 और y2 के बीच का एंगल है हमारा फाई। किसके किसके बीच का एंगल? y1 और y2 के बीच का एंगल। तो x एक्सिस के रेस्पेक्ट पे, x एक्सिस के रेस्पेक्ट पे y1 के एंगल, y2 का एंगल कितना हो गया? देखो y1 तो हमारा ओमेगा टी है और y1 और y2 के बीच का एंगल है हमारा फाई। तो x एक्सिस के रेस्पेक्ट पे y2 का एंगल का वैल्यू कितना हो गया? y2 का फेज डिफरेंस कितना हो गया हमारा? ये बड़ा एंगल माइनस ये छोटा एंगल। समझ में आ रहा है ना? यानी अगर हम पहले y1 के इक्वेशन लिखे तो y1 इक्वल टू हम सिंपल लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी, ठीक है। और y2 इक्वल टू अभी हम लिख सकते हैं a साइन ये बड़ा एंगल, ठीक है, ये बड़ा एंगल माइनस ये छोटा एंगल, फाई माइनस ओमेगा टी, ठीक है। समझ में आया? ये बड़ा एंगल माइनस ये छोटा एंगल, ठीक है। तो अगर हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस, ठीक है, क्योंकि हम माइनस साइन थीटा और प्लस साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन ऑफ प्लस साइन थीटा तो प्लस साइन थीटा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माइनस को कॉमन लेके आगे, तो यहाँ पे हमको सिर्फ एक सामने माइनस बिठाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो अगर हम फेज डिफरेंस एनालिसिस अगर हम करें तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई कितना होगा? तो पहले में फाई वन का वैल्यू कितना है? 0। यहाँ पे फाई टू का वैल्यू कितना है? -5। तो फाइनल फेज माइनस इनिशियल फेज, फाइनल फेज हमारा -5, इनिशियल फेज हमारा 0, तो एंगल हो गया हमारा -5, फेज डिफरेंस हो गया हमारा -5। समझ में आया ना? उतार लो, ये पहले वाला भी उतार लेना और ये भी उतार लो अभी। ठीक है, ओके। अच्छा, तो एक नोट लिखो, एक नोट लिखो, नोट नंबर 1, इफ फेज डिफरेंस is positive,
अगर फेज डिफरेंस डेल्टा पाई का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया, यानी डेल पाई इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आया देन सेकेंड वेव लीड कर रहा है, लीडिंग द फर्स्ट वेव। सेकेंड वेव फर्स्ट वेव को लीड कर रहा है। जितना फेज डिफरेंस होगा अगर पॉजिटिव आया, अगर फेज डिफरेंस अगर हमारा पॉजिटिव आया देन सेकेंड वेव लीडिंग द फर्स्ट वेव। ठीक है, ये हो गया हमारा नोट नंबर 1। और नोट नंबर 2, इफ फेज डिफरेंस इज नेगेटिव, ठीक है, दैट इज डेल पाई इज नेगेटिव। इस केस में डेल्टा पाई अगर नेगेटिव हुआ तो सेकेंड वेव लैगिंग बिहाइंड, पीछे चल रहा है, लैगिंग बिहाइंड द फर्स्ट वेव। ठीक है, अगर पॉजिटिव हुआ तो लीड करेगा फर्स्ट वेव से, और अगर नेगेटिव हुआ तो लैग करेगा, यानी पीछे चलेगा फर्स्ट वेव से। समझ में आया? नोट उतार लो। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते। नेक्स्ट लेक्चर पे हम ऑसिलेशन का और भी फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।